गरीब नंद मेहंदी ब्लाउज वाली। अरे रूपा, तुमने अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। पता है ना, सुबह मुझे काम के लिए निकलना होता है। ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि घर का राशन खत्म हो गया है। ओहो रूपा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे तो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आज मैं अपने सर से थोड़ा एडवांस ले आऊंगा। महेश भूखा प्यासा ही अपने काम के लिए निकल जाता है, जिसके बाद रूपा अपनी ननद रेखा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। पता नहीं ये रेखा कहाँ चली गई। अभी कुछ देर पहले तो यही थी। तभी रेखा सामने से आ रही होती है। उसके हाथ में एक टोकरी होती है और उसमें मेहंदी के पत्ते होते हैं। अरे रेखा, ये सब क्या है? कुछ नहीं भाभी, ये मैं मेहंदी तोड़ कर लाई हूँ। इन्हें पीसकर मैं मेहंदी बनाऊंगी और अपने हाथों पर लगाऊंगी। लेकिन तुम्हें तो मेहंदी लगानी आती भी नहीं है। अरे भाभी, माँ के पेट से हर एक चीज थोड़ी सीख कर आता है बच्चा। मैं भी मेहंदी लगा लगा कर सीख ही जाऊंगी। देखना, एक दिन मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाऊंगी। रेखा ऐसा कहने के बाद मेहंदी को पीसती है और उसे लगाने लायक बना लेती है, जिसके बाद रेखा उस मेहंदी से अपने हाथ पर मेहंदी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे से डिजाइन नहीं बन पाते हैं। वो रोजाना मेहंदी लेकर आती है, कभी फर्श पर तो कभी हाथ पर तो कभी अपनी ही सहेली के हाथों पर मेहंदी लगाकर मेहंदी लगाना सीखती है, जिसके चलते उसकी ये लगन देखकर उसकी भाभी बहुत खुश हो जाती है और वो राशन लाने के पैसों में से कुछ पैसे बचाती है और उन पैसों से मेहंदी की एक किताब लाकर रेखा को दे देती है। तुम्हें मेहंदी लगाने का इतना शौक है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक मेहंदी की किताब लेकर आई हूँ। अब से तुम कोई भी डिजाइन इसके अंदर से निकाल सकती हो और इससे तुम और अच्छी मेहंदी लगाना सीख सकती हो। ये देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी भाभी को गले से लगा लेती है। शाम को जब महेश काम करके घर वापस आता है तो वो रूपा से पैसों का हिसाब मांगता है, जिसके चलते कुछ पैसों की हेरा फेरी यहाँ वहाँ होते हुए देखकर महेश रूपा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी मुश्किल से पैसे कमाता हूँ और तुम हो कि उन्हें बर्बाद कर देती हो। रूपा महेश को कुछ भी नहीं बताती, जिसके चलते वो चुपचाप रसोई में आ जाती है और महेश के लिए खाना लेकर आती है। ऐसे ही कुछ समय बाद जब रेखा अच्छी मेहंदी लगाना शुरू कर देती है तो उसका भाई महेश उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के हाथ पीले हो जाएं और वो खुशी से अपने ससुराल जाए। अजी, हमारी रेखा तो वैसे भी बहुत समझदार है और टैलेंट तो उसके अंदर बहुत है। चिंता मत करो, अब वो जिस भी घर में रहेगी बहुत खुश रहेगी। इधर महेश अपनी बहन रेखा के लिए लड़का ढूंढ रहा होता है। उधर रेखा लोगों को मेहंदी लगाकर पैसे कमाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अपनी शादी में एक पार्लर वाली बुक करनी थी जो उसके बैग पर ब्लाउज मेहंदी लगा सके। एक दिन रूपा रेखा से कहती है, देखो रेखा, अगर तुम्हारे भाई को तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुम लोगों को मेहंदी लगाती हो और इसी काम से तुम कुछ पैसे कमा लेती हो, तो तुम्हारे भाई को इस बात का बहुत बुरा लगेगा। नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन्हें इसके बारे में कभी पता चलने ही नहीं दूंगी। किसके बारे में पता चलने नहीं दोगी? क्या बात हो रही है? महेश पीछे से आकर जैसे ही ये सब बोलता है, रेखा और रूपा दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मैंने तुमसे कुछ पूछा है और मुझे तुमने जवाब नहीं दिया। जल्दी जवाब दो, किसके बारे में बात कर रही थी तुम दोनों? ना चाहते हुए भी रेखा को अपने भाई को सारा सच बताना पड़ता है, जिसे सुनने के बाद वो अपनी बहन और अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता है। भगवान जितना देता है उतने में ही खुश रहना चाहिए तुम दोनों को। हाँ, समझ क्यों नहीं आता तुम दोनों को ये बात? एक मेरी पत्नी है जो घर के अंदर बेफालतू के खर्च करती रहती है और दूसरी तरफ मेरी बहन है जिसे मजबूरियां समझ में ही नहीं आती है। अरे जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक चीज पूरी हो, हर एक शौक पूरा हो। जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहो, यही बहुत बड़ी बात है। महेश ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद रेखा रोते हुए अपनी भाभी को गले से लगा लेती है। भाभी, मुझे मेरी बैग पर मेहंदी लगाने वाली बुक करनी है और वो भैया ने मेरे ऊपर पाबंदियां भी लगा दी है। उन्हें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जो मैंने पैसे कमाए हैं। अगर मैं अपनी शादी में एक मेहंदी वाली को बुक करती भी हूँ तो भैया को जब ये पता चलेगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, रोने से कोई फायदा नहीं है। देखो, कुछ ही समय रह गया है तुम्हारी शादी को। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, इसलिए अपने चेहरे की रौनक को बिगाड़ना सही नहीं है। रही बात तुम्हारे बैक ब्लाउज वाली मेहंदी लगाने की, तो उसकी टेंशन मत लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी शादी में तुम्हारे बैग पर ब्लाउज मेहंदी का डिजाइन जरूर लगेगा। रूपा ऐसा कहकर रेखा को तसल्ली दिलाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद महेश कुछ पैसा तो अपनी मेहनत से कमाता है और कुछ पैसा वो अपने गांव के मुंशीलाल से उधार ले लेता है, क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी करनी थी। मुंशीलाल जी, मैं बहुत जल्दी आपका सारा पैसा आपको लौटा दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। पैसा लेने के बाद धीरे धीरे रेखा की शादी की रस्में शुरू हो जाती है।
ऐसे ही कुछ रस्में होने के बाद शादी के एक दिन पहले रात को रेखा एक तरफ कोने में बैठकर अपने माता पिता को याद करते हुए रो रही होती है। इतने टैलेंट होने के बाद भी मेरे हाथ किसी काम के नहीं है। खुद अपने ब्लाउज वाली मेहंदी नहीं लगा सकती। तभी वहाँ रूपा आती है और रेखा से कहती है, हे भगवान, शादी का घर है और दुल्हन इस कोने में बैठकर रो रही है। क्या हुआ? क्यों परेशान हो मेरी ननंद जी? रेखा का मायूस चेहरा और नम आंखें रूपा को सब कुछ बयां कर देती है। रूपा के लिए रेखा उसकी कोई ननद नहीं थी, बल्कि एक बहन की तरह होती है, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की होती है। वो रेखा को सभी लड़कियों के बीच में ले आती है, जिसके बाद उनमें से कुछ लड़कियां उसके हाथ पैरों पर मेहंदी लगाना शुरू करती है। वो लड़कियां और कोई नहीं बल्कि ब्यूटी पार्लर की एक्सपर्ट लड़कियां होती है। वहीं रूपा अपने ही हाथों से अपनी ही ननद के बैग पर ब्लाउज वाली मेहंदी का डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर रेखा हैरान रह जाती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपको तो मेहंदी लगानी ही नहीं आती थी, फिर आप मेहंदी कैसे लगा रही हो? अरे मेरी प्यारी ननन, मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं कि मैं पहले बहुत अच्छी मेहंदी लगाया करती थी। जब मैंने तुम्हें मेहंदी की किताब लाकर दी थी तो मैंने उसमें से कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन देखे थे और फिर वो सारे डिजाइन मेरे दिमाग में छप गए। मैं ये तुम्हें तोहफे में देना चाहती थी। अब देखना तुम्हारी भाभी के हाथों की लगाई हुई ब्लाउज मेहंदी का कमाल। अपने ही हाथों से अपनी ननद के बैग पर ब्लाउज वाली मेहंदी लगाती रहती है। उसके डिजाइन इतने प्यारे थे कि वहाँ पर सभी लड़कियां देखकर हैरान रह जाती है। देखते ही देखते रूपा बहुत प्यारी ब्लाउज मेहंदी लगा देती है, जिसे देखकर रेखा बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी भाभी को गले से लगा लेती है। क्यों मेरी प्यारी ननन, अब तो तुम खुश हो ना? देखो, ऐसा डिजाइन तो कोई भी नहीं लगा पाएगा तुम्हारे। तुम बहुत प्यारी लग रही हो इस मेहंदी के साथ। भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पूरे गांव में मैं एक पहली लड़की हूँ जिसने अपनी बैग पर ब्लाउज वाली मेहंदी लगवाई है। सोचो, जब मैं अपने ससुराल में जाऊंगी तो सब लोग मेरी कितनी तारीफ करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? खुश नहीं भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ रेखा का चेहरा उतरा हुआ था, वहाँ उसकी भाभी की वजह से उसका चेहरा खिल जाता है और वो ब्लाउज वाली मेहंदी लगवा कर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में सभी लोग उसकी मेहंदी की बहुत तारीफ करते हैं, जिसके बाद रेखा अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों को रूपा के हाथों की लगाई हुई मेहंदी इतनी प्यारी लगती है कि वो सभी उससे ब्लाउज वाली मेहंदी लगवाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते रूपा को भी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। अब उन सबकी जिंदगी से परेशानी दूर हो जाती है और वो सभी लोग इसी तरह से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम दोनों इस घर की बहू हो बहू। और ये लंबा सा घूंघट क्यों कर रखा है? इस घूंघट को हटा दो। राजवती की बात सुनकर उसकी दोनों नई नवेली बहू अपने घूंघटों को ऊपर करती हैं। राजवती उन्हें देखते ही रह जाती है। राजवती की एक बहू बहुत सुंदर और गोरी होती है तो दूसरी बहुत ही ज्यादा काली होती है। उसकी काली बहू घर की बड़ी बहू होती है, जिसका फायदा उठाकर वो मुंह बनाते हुए अपनी बड़ी बहू चंचल से कहती है, अरे बड़ी बहू, तू तो अपना मुंह ढक ले। तू तो इस घर की बड़ी बहू है और तुझे पता नहीं होगा, दर्शन हमारे खानदान में बड़ी बहू है, हमेशा घूंघट में ही रहती हैं। राजवती के कहने पर चंचल अपना घूंघट कर लेती है और अपनी सास से कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपना घूंघट अपने सर से नहीं हटने दूंगी और आपकी इज्जत का हमेशा ख्याल रखूंगी। चंचल को देखकर चारू अपना घूंघट करने लगती है। अरे अरे, तुम रहने दो, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। चलो आ जाओ, अंदर आओ। राजवती अपने साथ अपनी गोरी बहू को अंदर ले आती है और वह चंचल को एक बार भी नहीं कहती, लेकिन चंचल उनके पीछे पीछे चली आती है। जिसके बाद राजवती चारू को कुर्सी पर बिठा देती है। चलो बहू, तुम यहीं बैठ जाओ, अभी तुम्हारी मुंह दिखाई होने वाली है। सुनो बड़ी बहू, एक काम करो, तुम पटरी लेकर आओ और उसके ऊपर बैठना, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। राजवती पहले दिन से ही अपनी गोरी और काली बहू में बहुत भेदभाव करती है, लेकिन चंचल इन सबको नजरअंदाज कर देती है। देखते ही देखते सभी मेहमान आते हैं और दोनों बहू की मुंह दिखाई करते हैं, जिसके चलते सभी औरतें ज्यादातर चारू को ही शगुन देती हैं। अरे राजवती बहन, तूने अपनी छोटी बहू तो बहुत सुंदर लेकर आई है, लेकिन जब बड़ी बहू देखने के लिए निकली थी तो क्या अपनी आंखों पर काला चश्मा पहनकर निकली थी? अरे बिल्कुल काले कोयले की तरह लेकर आई है अपनी बड़ी बहू, कम से कम अपने बड़े बेटे के बारे में तो सोचती। राजवती लोगों की बातें सुनकर सबसे कहती है, ये तो आप लोगों की सोच है, गोरा और काला कुछ नहीं होता, हमें इंसान का दिल देखना चाहिए। मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है और समझदार भी है, बस यही देखकर मैंने अपनी बड़ी बहू को लेकर आई हूँ इस घर में।
राजवती ऐसा कहकर गांव की औरतों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहू चंचल भी अपने मन ही मन सोचती है, मेरी सास की सोच कितनी अच्छी है और वो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। सभी औरतों के जाने के बाद राजवती अपनी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई का तोहफा लेकर आती है, जिनमें 2 थालियां होती हैं। एक थाली के अंदर ढेर सारे सोने के गहने, बनारसी साड़ियां और मिठाई के डिब्बे और पैसे होते, तो दूसरी तरफ एक सूती साड़ी और एक मिठाई का डिब्बा, उसके ऊपर 10 रुपए होते हैं, जिनमें से वह सबसे महंगी वाली थाली चारू को देती है। कितनी खूबसूरत है मेरी बहू, अरे तेरे आते इस घर के अंदर 4 चांद लग गए, ये ले मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई का शगुन। ऐसा कहने के बाद वो सबसे सस्ता वाला अपनी बड़ी बहू को शगुन देती है, जिसे देखकर बेचारी चंचल उदास हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और उसके बाद भी माँ जी ने मुझे बस यही दिया है। खैर कोई बात नहीं, लेने और देने में क्या रखा है। इस घर को समझना और इस घर की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद दोनों बहू अपने कमरों में चली जाती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चंचल रसोई में घूंघट हटाकर गर्मी में काम कर रही होती है। आज तो बहुत गर्मी हो रही है और इतने लंबे घूंघट में काम करना आसान बात नहीं है। ऊपर से जल्दी से मुझे सबके लिए खाना भी बनाना है। चंचल ये सब खुद से ही कह रही थी कि तभी राजवती रसोई में आती है और चंचल की काली शक्ल देखते ही टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना लेती है। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, अपने सर से घूंघट हटने मत दिया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरी नहीं सुनोगी तो और किसकी सुनोगी। माफ कर दीजिए माँ जी, आइंदा मैं अपना घूंघट सर से जरा भी हटने नहीं दूंगी। चंचल ऐसा कहकर लंबा सा घूंघट करती है और गर्मी में काम करने लगती है। इस प्रकार गर्मी में काम करने से उसके चेहरे पर घमौरियां भी निकलने लगती हैं। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत सहन करनी पड़ती है। एक दिन अचानक से राजवती अपनी छोटी बहू के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू तू यहाँ क्या कर रही है, चल जा जल्दी से तैयार हो जा, आज हमें अखिलेश की शादी में जाना है। वो मेरी मुंह बोली बहन है ना, उसका बेटा है। तभी वहाँ दामोदर आता है और कहता है, अरे राजवती, साथ में बड़ी बहू को भी लेकर चलो, वो घर पर क्या करेगी। अजी घर की जिम्मेदारी के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर घर की जिम्मेदारी के लिए कोई चाहिए तो उसके लिए मैं हूँ ना, तुम चिंता किस लिए करती हो। जाओ बड़ी बहू को भी ले जाओ, वैसे भी पूरा दिन घर में रहती है, बाहर जाएगी तो उसका मन बहल जाएगा। राजवती को ना चाहते हुए भी अपनी बड़ी बहू को लेकर जाना पड़ता है, जिसके चलते वो उसे तैयार होने के लिए कह देती है। कुछ ही देर में दोनों बहू तैयार होकर राजवती के पास आ जाती हैं। अरे बड़ी बहू, कितनी बार कहा है कि हमेशा घूंघट करके रहा कर, तू हमारे घर की बड़ी बहू है, एक ही बात तुझे बार बार समझ क्यों नहीं पड़ती। माफ कीजिए माँ जी, थोड़ी घमौरियां हो रही थी गर्दन पर, इसलिए मुझसे घूंघट रखा नहीं जा रहा था, अभी रख लेती हूँ। घूंघट ना करने के 100 बहाने, चलो अब कहकर भी कोई फायदा नहीं। राजवती ऐसा कहकर अपनी दोनों बहू को अखिलेश की शादी में ले आती है, जहाँ पर राजवती अपनी छोटी बहू को सभी मेहमानों से मिलवाती है और बड़ी बहू से दूर दूर रहती है। राजवती, तेरी बड़ी बहू कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही। उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहू है। चलो बहू पैर छू लो अपनी मौसिया सास के। ओ गॉड, ये मौसिया सास क्या होता है, मेरे साथ तो केवल आप ही हो, और ये अगर मौसी हैं भी तो क्या हो गया, मैं केवल आपके ही पैर छू सकती हूँ और किसी के नहीं। चारू ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और राजवती इतनी सारी औरतों में बहुत अपमानित महसूस करती है। जिसके बाद वहां पर राजवती की बड़ी बहू चंचल आती है और वहां खड़ी सभी औरतों के पैर छूकर कहती है, ये सारे गुण और संस्कार मुझे मेरी सास से मिले हैं। ये हमेशा मुझे इनके बारे में सिखाती हैं, बड़ों की कैसे इज्जत करते हैं और उनका सम्मान कैसे किया जाता है, ये बहुओं का पहला फर्ज होता है। चंचल की बात सुनकर सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर सावित्री आती है और राजवती से कहती है, जिसे तुम हमेशा घूंघट में रखती थी, आज उसने ही तेरी इज्जत और तेरा मान सम्मान रखा है, इसलिए कभी भी किसी के कलर को लेकर जज नहीं करना चाहिए। तेरी काली बहू लाखों में हीरा है, हीरा, उसकी कदर कर राजवती, वरना एक दिन तुझे बहुत ज्यादा पछतावा होगा। सावित्री की बात सुनकर राजवती को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सावित्री अपनी बड़ी बहू का घूंघट हटवा देती है और उस दिन के बाद से वो अपनी छोटी बहू को सबक सिखाती है। कुछ ही दिनों में चारू भी समझ जाती है और वो सबके साथ अच्छा बर्ताव रखती है। आखिरी में चंचल को अपनी सास का प्यार मिल जाता है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।